नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प भू राजनीतिक सफर पर चलने वाले हैं। आज हमारा बेस बनने वाले हैं लोकेश सर के क्लास 12th के राजनीति विज्ञान यानी एसएसटी के बेहतरीन हस्तलिखित नोट्स। जरा सोचिए, एक नया आजाद हुआ देश जिसके सामने ढेरों चुनौतियां हों, वो दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह कैसे बनाता है। भारत ने 1947 से लेकर अपनी विदेश नीति को कैसे आकार दिया, आज हम इसी को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए सीधा काम की बात पर आते हैं। आज के हमारे इस पूरे एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से इन 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। विदेश नीति की नींव, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, चीन का फैक्टर, पाकिस्तान के साथ संघर्ष और आखिर में भारत की परमाणु यात्रा। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, विदेश नीति की नींव यानी हमारा संवैधानिक आदर्शवाद। अब जरा लोकेश सर के इन ऑथेंटिक क्लास नोट्स को देखते हैं। भारत के विदेश संबंध। देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो दूसरा विश्व युद्ध अभी खत्म ही हुआ था। उस वक्त हमारा कोई एग्रेसिव या आक्रामक सैन्य इरादा बिल्कुल नहीं था। एक नए देश के रूप में हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य था दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना, शांति बनाए रखना और अपनी सुरक्षा पक्की करना। मतलब हमारी विदेश नीति की शुरुआत पूरी तरह से उच्च संवैधानिक आदर्शों पर टिकी थी। और दिलचस्प बात यह है कि ये शांति के प्रयास केवल बातों तक सीमित नहीं थे। इससे बाकायदा हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में एक नीति निर्देशक सिद्धांत के तौर पर शामिल किया गया। ये अनुच्छेद हमारी शुरुआती कूटनीति का एकदम पक्का बेस था। कह सकते हैं कि वैश्विक शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान को सीधे सीधे हमारे राष्ट्र के डीएनए में ही लिख दिया गया था। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही हमारे विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने 1964 तक ये जिम्मेदारी संभाली। अब उन उच्च आदर्शों को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने 3 बहुत ही प्रैक्टिकल लक्ष्य तय किए। पहला, जो आज़ादी और संप्रभुता इतने कड़े संघर्ष से मिली है, उसे हर हाल में बचाए रखना। दूसरा, बहुत ही तेज रफ्तार से देश का आर्थिक विकास करना। और तीसरा, अपनी सीमाओं यानी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, या यूं कहें कि एक बिल्कुल नया तीसरा रास्ता खोजना। अब ये तीसरा रास्ता क्यों चाहिए था? क्योंकि उस समय शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर ने दुनिया को 2 विरोधी खेमों में बांट रखा था। एक तरफ था अमेरिका के नेतृत्व वाला पूंजीवादी गुट जिसने नाटो जैसे सैन्य गठबंधन बनाए, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ के नेतृत्व वाला साम्यवादी गुट जिनका अपना वार्सा पैक्ट था। भारत ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने के लिए एक बहुत ही रणनीतिक फैसला लिया कि हम इन दोनों ही सैन्य गठबंधनों का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन ये तीसरा रास्ता यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन कोई रातों रात नहीं बन गया था। इसके लिए कई ठोस कदम उठाए गए। आज़ादी से कुछ महीने पहले ही मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन हुआ। फिर 1955 में इंडोनेशिया में ऐतिहासिक बांडुंग सम्मेलन हुआ जिसने अफ्रो एशियाई एकता की नींव रखी। और फाइनली 1961 में बेलग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ। यहीं पर नेहरू जी ने टीटो और नासिर जैसे नेताओं के साथ मिलकर इस आंदोलन को एक बड़ा वैश्विक आकार दिया। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे और काफी अहम पड़ाव पर, चीन का प्रभाव। कैसे बात शांति से शुरू होकर संघर्ष तक पहुंच गई। भारत के जो भी आदर्शवादी विचार थे, उनका असली टेस्ट हमारी उत्तरी सीमाओं पर होना था। शुरुआत तो काफी पॉजिटिव हुई थी। 1954 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाओ एन लाई के बीच मशहूर पंचशील समझौता हुआ। इन 5 सिद्धांतों का मकसद ही भारत और चीन की दोस्ती को मजबूत करना था, जिसमें एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व जैसी बातें शामिल थीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट 1959 में आता है। जब तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह हुआ तो दलाई लामा ने सीमा पार करके भारत में शरण मांगी। और जब भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण दे दी तो दोनों देशों के रिश्तों में भारी तनाव आ गया। चीन ने इसका बहुत कड़ा विरोध किया और भारत सरकार पर चीन विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का सीधा आरोप लगा दिया। यहां से हालात कितनी तेजी से बिगड़े, इसे समझने के लिए इस टाइमलाइन को देखते हैं। 1950 में तिब्बत पर चीनी कब्जे से शुरुआत होती है। फिर 1954 में पंचशील समझौता हुआ, लेकिन 1959 के शरणार्थी संकट ने दूरियां बढ़ा दी। इसी बीच अक्साई चिन और नेफा, जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, वहां सीमा विवाद बहुत गहरा गया। तमाम बातचीत के बाद भी हल नहीं निकला और आखिरकार अक्टूबर 1962 में भारत चीन सीमा युद्ध छिड़ गया।
लोकेश सर के नोट्स इस 1962 के युद्ध के राजनीतिक परिणामों का बिल्कुल सटीक विवरण देते हैं। इस युद्ध का असर बहुत गहरा था। देश और विदेश दोनों जगह भारत की छवि को काफी नुकसान पहुंचा। सैन्य तैयारी पूरी न होने की वजह से नेहरू जी की सरकार को पहली बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, और सच कहें तो इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को नॉर्मल होने में लगभग 1 दशक का वक्त लग गया। उत्तरी सीमा के बाद अब रुख करते हैं खंड 4 का, पाकिस्तान के साथ संघर्ष। ये एक ऐसी भू राजनीतिक चुनौती है जो लगातार बनी रही है। अगर हम पश्चिमी और पूर्वी मोर्चों का इतिहास देखें तो पिछले 5 दशकों में दोनों देशों के बीच कई बार सीधे तौर पर सशस्त्र संघर्ष हुए हैं। 1947 के शुरुआती छद्म युद्ध से लेकर 1965 की झड़पें, फिर 1971 का ऐतिहासिक युद्ध और आखिर में 1999 का कारगिल संघर्ष। ये टाइमलाइन अपने आप में गवाही देती है कि ये रिश्ते कितने जटिल और तनावपूर्ण रहे हैं। अब जरा इस नंबर पे गौर करते हैं, 90,000। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। दिसंबर 1971 में ढाका के अंदर लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण यानी सरेंडर किया था, और इसी ऐतिहासिक घटना के बाद दुनिया के नक्शे पर एक नए स्वतंत्र राष्ट्र का जन्म हुआ, जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। पर देखिए, ऐसा भी नहीं था कि इस पूरे दौर में सिर्फ युद्ध ही हो रहे थे। कूटनीतिक कोशिशें भी लगातार चल रही थीं। इस टेबल से साफ पता चलता है कि शांति बहाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय दोनों स्तरों पर प्रयास हुए। जैसे 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से सिंधु जल संधि हुई, 1966 में सोवियत संघ की मदद से ताशकंद समझौता हुआ, और 1971 के युद्ध के बाद सीधे तौर पर शिमला समझौता किया गया। और अब आते हैं आज के आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, भारत की परमाणु यात्रा, अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को हासिल करना। इन सभी सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित किया। हैरानी की बात यह है कि इसकी शुरुआत 1940 के दशक के आखिर में ही होमी जे भाभा के निर्देशन में हो गई थी। हालांकि शुरुआत में इसका मकसद पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सिर्फ ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए था, क्योंकि नेहरू जी खुद परमाणु हथियारों के सख्त खिलाफ थे और हमेशा दुनिया भर में परमाणु निरस्तीकरण की ही वकालत करते थे। अब यहाँ एक बहुत ही सॉलिड स्टैंड देखने को मिलता है। 1968 में जब एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि आई तो भारत ने उस पर साइन करने से साफ साफ इनकार कर दिया। भारत का तर्क बिल्कुल सीधा था कि यह संधि पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है। ये दुनिया को 2 हिस्सों में बांटती है, संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य जो परमाणु हथियार रख सकते हैं और बाकी के देश जो नहीं रख सकते। भारत ने इस बंटवारे को मानने से मना कर दिया। कक्षा 12 के ये नोट्स इस पूरे ट्रांजिशन को बहुत अच्छे से डिकोड करते हैं। 1974 में भारत ने जो अपना पहला परमाणु परीक्षण किया उसे पूरी तरह शांतिपूर्ण बताया गया, लेकिन समय बीतने के साथ आस पड़ोस के क्षेत्रीय खतरों को देखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए मई 1998 में भारत ने पोखरण में सैन्य परीक्षण किए। इन परीक्षणों के साथ ही ये स्पष्ट हो गया कि भारत के पास अब अपनी रक्षा के लिए एक बहुत ही ठोस निवारक क्षमता यानी डेटरेंट मौजूद है। 1998 के परीक्षणों के बाद भारत ने दुनिया के सामने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बिल्कुल क्लियर कर दी। अपनी सुरक्षा और एक रक्षात्मक रवैये के बीच शानदार बैलेंस बनाते हुए भारत ने नो फर्स्ट यूज यानी पहले उपयोग नहीं की नीति अपनाई। इसका सीधा मतलब है कि ये हथियार केवल आत्मरक्षा के लिए हैं, और इसके साथ ही एनपीटी और सीटीबीटी जैसी भेदभावपूर्ण संधियों का विरोध और वैश्विक निरस्तीकरण की मांग पहले की तरह ही जारी रही। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा राष्ट्र जिसका संविधान अनुच्छेद 51 के तहत वैश्विक शांति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हो, समय के साथ वो अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार विकसित करने पर विवश कैसे हो जाता है? ये सवाल ही भारत के बाहरी संबंधों की उस कड़वी और जटिल सच्चाई को सामने लाता है, जिसे आज हमने लोकेश सर के इन शानदार क्लास नोट्स के जरिए समझा। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।